ये सब थोड़ी चलता है। चलो पढ़ाई करते हैं। प्रकाश का क्या पढ़ना है? अपवर्तन। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? परावर्तन पढ़ लिए। परावर्तन क्या था कि जब कोई किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी कोण पर वापस लौट जाए तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कहते हैं। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? अपवर्तन। अपवर्तन की जो क्रिया होती है इसके लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। अपवर्तन के लिए कितने माध्यम? दो माध्यम। अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है ना। इसमें क्या होता है कि जब भी अपवर्तन की जो क्रिया होगी यह जो होती है यह पारदर्शी माध्यम में होती है। एक सघन और दूसरा विरल है ना। एक सघन रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? विरल माध्यम रहेगा। इसमें होता क्या है? देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लेते हैं ये क्या है? सतह है। एक ऊपर कोई माध्यम है जिसे कह लेते हैं कि यह विरल माध्यम है और नीचे क्या है? सघन माध्यम है। एक विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह अभिलंब है ना। मान कर इसको चलते हैं। रियल में होता है नहीं वो अलग बात है, मान लेते हैं है ना। यहाँ से प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है ना। अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यही क्रिया क्या कहलाएगी? अपवर्तन। अब जब भी देखो विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह हमेशा अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। जाना था इसको इस कदर इधर, लेकिन चली गई कहाँ पर? इधर। तो देखो अपने मार्ग से विचलित हो गई। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। तब प्रकाश का अपवर्तन समझ गए? आगे बढ़े? आगे बढ़े ना। चलो आगे देखते हैं। तो अपवर्तन के लिए कितने माध्यम चाहिए? दो। दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? अलग अलग। दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम अगर माध्यम रहेगा तो क्या ये अपवर्तन होगा? बताओ। अगर दोनों जो है अगर सेम माध्यम सिर्फ रहे तो अपवर्तन की क्रिया होगी? नहीं होगी है ना। अपवर्तन की क्रिया के लिए दोनों माध्यम अलग अलग होना चाहिए। समझे कि नहीं? आगे बढ़े? आगे चल सकते हैं। हाँ, अगला देखो पॉइंट क्या है। देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य वह वेग, ये क्या होता है? तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है ना। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति बदलती है? नहीं। सिर्फ तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है ना। तरंग दैर्ध्य और वेग क्या होगा? बदल जाएगा। आगे बढ़े? आगे चल देते हैं। अब देखते हैं कि यह अपवर्तन के नियम क्या है ना। कुछ अपवर्तन के नियम भी हो गए है ना। ये तो अभी पढ़े हैं क्या चीज? अपवर्तन कि अपवर्तन होता क्या है। तो जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना। अपवर्तन के क्रिया के लिए कितने माध्यम चाहिए? दो है ना। एक सघन, दूसरा विरल है ना। अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों बदल जाते हैं लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती
आवृत्ति बदलती है? नहीं बदलती। अब इस अपवर्तन के कुछ नियम हैं, उस नियम को देखते हैं। इसको मिटा दें, चलो आगे देखते हैं। चलो अपवर्तन के नियम। ये पहले तो हमेशा इतना गाड़ी उड़ी आती जाती रहती है, वही खूब चिल्लाएंगे, हमसे ज्यादा तो वो चिल्ला देंगे, है कि नहीं? चलो पहला देखो नियम क्या है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होना चाहिए, है ना। कौन कौन सा? आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, और क्या चीज? और अभिलंब। ये तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही सतह पर होना चाहिए, है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होना चाहिए। पहला नियम समझ गए? पहला नियम समझे कि नहीं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही तल पर स्थित होना चाहिए। दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम क्या होता है कि जब कोई आपतित किरण, है ना, विरल जो भी प्रकाश की किरण, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। किधर झुकेगी? अभिलंब की तरफ, है ना। अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। जैसे अभी तुम लोग को बताएं, ये हमारा क्या हो गया? एक सतह हो गया, है ना, और ये एक मान लेते हैं अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आ रही है, किस माध्यम से? विरल माध्यम से आ रही है, और सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ। जाना किधर था? लेकिन झुक गई कहां पर? अभिलंब की तरफ। तो दूसरा रूल समझे, है ना। दो रूल समझ गए कि नहीं? पहला रूल में क्या था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आएगी और सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हम किधर झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तीसरा रूल देखें। तीसरा किधर देखें? इधर देख लें। चलो इधर देख लेते हैं, है कि नहीं। तीसरा क्या है? इसी को उल्टा कर देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है, जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होगी? अभिलंब से दूर जाती है ना। अभिलंब से दूर जाती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक सतह है ना। यह जो है ये सघन माध्यम है ना। क्या है? सघन माध्यम। और ये नीचे क्या है? विरल माध्यम। नीचे है विरल माध्यम, इसको हम अभिलंब मान लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आएगी और जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से ये क्या चल जाएगी? दूर। जाना था इसको इधर, भाग गई किधर?
उधर। समझे कि नहीं? तो 3 नियम समझ में आ गया? 3 नियम समझे कि नहीं? क्या 3 थे बताए? पहला बताए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर। यह क्या है? आपतित किरण है। यह क्या है? अभिलंब। और ये क्या है? अपवर्तित किरण। तीनों एक ही तल पे। दूसरा रूल बताए कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और तीसरा रूल बताएं कि जब कोई सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से क्या होगी? दूर भागती है कि नहीं? 3 नियम समझ में आ गया कि नहीं? 3 से समझ गए? चौथा देखें। चलो चौथा देखते हैं। मिटा दें इसको। क्या हुआ? चौथा नियम। चौथा है। चौथा नियम में ये कहता है कि देखो जब कोई प्रकाश की किरण आती है ना तो अपने जब 2 माध्यमों में जाती है तो जो आपतित किरण की ज्या और अपवर्तित किरण की ज्या जो है वह दोनों हमेशा क्या रहेंगी? एक नियतांक रहेंगी। समझे कि नहीं? नहीं समझे? चलो देखते हैं। जब भी कोई किरण है ना, प्रकाश की किरण किसी 2 माध्यमों के लिए आपतित कोण, आपतन कर देते हैं, आपतन कोण है ना, कौन सा कोण? आपतन कोण के ज्या, आपतन कोण के क्या चीज? ज्या। इसको हम साइन मानते हैं। क्या कहेंगे इसको? साइन। यानी आपतन कोण की साइन है ना, किसकी? आपतन कोण की साइन। अपवर्तन, अपवर्तन कोण के ज्या, ज्या मतलब क्या? वही साइन है ना। हो गया कि नहीं? 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण के साइन, दोनों का अनुपात हमेशा एक नियतांक रहता है। दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। कितना समझ में आ गया? हो गया कि नहीं? 2 माध्यम के लिए आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। ये दोनों हमेशा क्या होगा? नियतांक होता है ना। अब ये नियतांक क्या है ना? नियतांक होता क्या है? तो देखो यह नियतांक जो होता है एक माध्यम के लिए, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यह नियतांक क्या है? एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक है। समझे कि नहीं? यह नियतांक क्या है? नियतांक जो है यह एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। समझे कि नहीं? समझ में आ गया? इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम क्या कहेंगे? स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का। ये याद रखना, पूछ लेता है। हो गया? इस नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। समझे? समझ में आया कि जुटाई कर रहे हो खाली? क्या? हाँ समझ गए। देखो पहले क्या था? आपतन कोण के ज्या है ना, अपवर्तन कोण के ज्या
का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, एक नियतांक रहता है। यह नियतांक क्या है, तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है ना। यही जो नियम है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। यानी कि स्नेल का नियम होता क्या है, तो इसका एक सूत्र भी होता है, म्यू बराबर, नहीं अपवर्तनांक यही होता है ना, म्यू। चलो ये ऐसे ही होता है, म्यू टंगरिया पर डिस रहती है, ये टंगरिया छोटी बुट्टी रहती है ना। म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। यही क्या है, स्नेल का नियम है। साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का क्या है, साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। इस पे आगे कुछ सवाल पढ़ने को मिलेगा हमें, है ना, देखने को, उसको कुछ इस पे सवाल आते हैं, लगाना पड़ता है उसको, है ना। आगे बढ़े, इसका और भी फार्मूला होता है। जैसे ये तो हो गया, कभी कभी क्या होता है कि जल में भी अपवर्तनांक है होता है, वायुमंडल में भी अपवर्तनांक होता है। तो हर जगह तो एक सूत्र से काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। ऊपर जो वायु में जो होता है अपवर्तनांक, उसमें कुछ प्रकाश का चाल और में कुछ होता है माध्यम प्रकाश का चाल, जबकि जल का तो माध्यम अलग है। तो इसके लिए एक और सूत्र होता है, यह क्या होगा, तो देखो म्यू बराबर सी बटे बी होता है। म्यू बराबर क्या होगा, सी बटे बी। सी क्या है, तो यह निर्वात में प्रकाश की चाल। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये भी क्या है, ते माध्यम में प्रकाश की चाल, किसमें, सी जो है ये निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी जो है ये माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जिस माध्यम में वो चल रही है प्रकाश, है ना। आगे देखते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और सूत्र होता है, एक और होता है, वह जल के लिए। ये तो हो गया वायुमंडल के लिए, है कि नहीं। जल में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई सिक्का को जल में गिरा दिया जाए तो वह सिक्का वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है कि नहीं। तो इस पर भी कुछ सवाल बनते हैं, उसके लिए किस सूत्र का प्रयोग होगा, तो वो देखो म्यू बराबर, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। म्यू क्या है, अपवर्तनांक। तो म्यू बराबर हो जाता है आर बटे बी। म्यू क्या हो जाता है, आर बटे, हो गया, समझ में आ गया। नमस्कार, समझ में आ रहा है, हाँ? वो रेजिस्टेंस भी ऐसा कुछ होता है ना, वो जल में जो माध्यम है, जल का माध्यम है ना, वो गहराई का। आगे बढ़े, ये स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का देखो कभी कभी ये डायरेक्ट यही पूछेगा कि स्नेल का नियम क्या है। तब ये तीनों ऑप्शन बना सकता है, चाहे और भी। तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर होता है ना। और कुछ दूसरा ऑप्शन ला सकता है, तो कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेगा, या कभी कभी इसको दे देगा ऐसे कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो याद रखना, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है ना। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, स्नेल का नियम। समझ में आ गया, तुम्हें आ रहा है। चलो, हम सोचे नहीं आ रहा है तुम्हें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, किसको मिटा रहे, चलो इसको मिटा देते हैं। अगला नियम देखते हैं, ये चौथा था, पांचवा देखते हैं। पांचवा नियम देखते हैं।
पांचवा नियम यह कहता है कि जब अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा, है ना, जब अपवर्तनांक का माध्यम बढ़ता है, क्या बोलती है, गलती बोलती है का, अपवर्तनांक का मान जब बढ़ेगा तब माध्यम सघन, अपवर्तनांक का मान घटेगा तब माध्यम विरल होता है। समझे कि नहीं? अगर अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक यह अगर अधिक होगा तब माध्यम क्या होगी, सघन, और यह जो होगा, इतना बड़ा क्या लिख दे, चलो लिख ही देते हैं, अपवर्तनांक का मान कम होगा तब माध्यम क्या रहेगा, विरल, है ना। अगर अपवर्तनांक का मान अधिक तब माध्यम सघन, और अपवर्तनांक का मान कम तब माध्यम विरल होता है। समझ में आ गया कि नहीं? अपवर्तनांक का मान अधिक होने पर माध्यम सघन और कम होने पर विरल। पांचवी पार्ट समझ में आ गया? पांचवी समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। चलो, ये तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है कि नहीं? तरंग दैर्ध्य पर है कि नहीं? यह प्रकाश में जिसे जिसे रंग होते हैं ना, उन सभी का रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। समझे कि नहीं? रंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अलग। तो इसमें हम छठवा नहीं है, इसे पॉइंट है ना, पॉइंट। देखो, अगर तरंग दैर्ध्य का मान, तरंग अगर तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक, अरे बकलो इधर देखो, अपवर्तनांक क्या होगा चलो, अरे जाने दो तो छोड़ो, इधर देखो, अब अगर तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम। तरंग दैर्ध्य का मान अधिक होने पर अपवर्तनांक का मान कम होता है। समझे कि नहीं? और अगर तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, अधिक होगा, है ना। अपवर्तनांक क्या है, तो हम इसको क्या बताया, अपवर्तनांक जो विचलित हो जा रहे हैं ना माध्यम में, वही तो अपवर्तनांक है। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किसका होता है, ये सब तुम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, लाल रंग। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, और सबसे कम किसका होगा, दवा कहीं का कम, ये क्या है, अधिक। सबसे कम किसका होता है, बैगनी। सबसे अधिक अपवर्तनांक लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी रंग का होता है कि नहीं? तो बैगनी रंग में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, क्या होगा, बैगनी रंग में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, अधिक होगा, है कि नहीं? बैगनी रंग में अपवर्तनांक का मान अधिक, यानी यह अपने मार्ग से कहीं ज्यादा विचलित होगा, है कि नहीं? अन्य रंगों की तुलना में अपने मार्ग से कुछ ज्यादा ही क्या होगा, विचलित होगा। समझे कि नहीं? अरे उसी को एक और बताए थे कुछ क्या बोलते थे, प्रकीर्णन नहीं बताए थे। प्रकीर्णन मतलब क्या, प्रकीर्णित हो जा रहा है, मतलब पूरा उसका लाइट फैल जाता है ना। इसमें रंगों को बताए थे, प्रकाश में कितने होते हैं, 7। सातों को बताए थे, कौन कौन सा, बैगनी, नाला, है कि नहीं? इसमें देखो लास्ट में क्या है, लाल, इधर क्या है, बैगनी। इधर अगर बढ़ेंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा, इधर अगर बढ़ेंगे तो ये अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा, है ना। और इसके साथ साथ प्रकीर्णन का मान भी क्या होगा, इधर प्रकीर्णन का मान बढ़ता है, इधर प्रकीर्णन का मान घटता है। ज्यादा दूरी तक कौन सी प्रकाश तय करेगी, लाल। क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है,
कम दूरी तक क्यों कौन तय करेगी? बैगनी, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम है कि नहीं? इसीलिए जो खतरे की लाइट होती है उसमें किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल। क्यों? ताकि ये दूर से दिखाई दे कि आगे खतरा है कि नहीं? दूर से क्या दिखाई दे? खतरा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? हाँ बोला करो, आगे बढ़े, आगे चलो सकते हैं। ये तो हो गया, ये क्या हो गया? हो गया। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण इसके, बाद में देखें कल। चलो ठीक है, कल देखते हैं। क्या चीज? हाँ देखिए